हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो सेशन में हम यहाँ देखने वाले हैं असाइनमेंट नंबर 6, जो माह फरवरी के लिए दिया गया है कक्षा 12वीं के विषय गणित को। तो विषय गणित के लिए जो असाइनमेंट 6 दिया गया है, ये लास्ट असाइनमेंट है जो आपको दिया गया है। अब इसके हम यहाँ पे पूरे सॉल्यूशन देखने वाले हैं, जो आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिए हुए हैं उसके, और साथ ही साथ हम इसको सिर्फ लिखना नहीं कैसे है ये नहीं देखेंगे, हम यहाँ देखेंगे कि किस तरह से आप इस तरह के क्वेश्चन जो दिए हुए हैं उनको हल कर सकते हो। तो देखो, जैसा बोर्ड एग्जाम होने को आप सभी को पता है, पूरा इस वीडियो में आप यही देखोगे कि कैसे क्वेश्चन को हल करना है। तो बोर्ड एग्जाम में के लिए भी आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। क्लियर? तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं सभी प्यारे विद्यार्थियों को कहना चाहूँगा कि जिन्होंने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। अपने सारे दोस्तों तक, अपने फ्रेंड्स तक शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो देखो, इस असाइनमेंट में जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है वो ग्राफी विधि से निम्न रैखिक प्रोग्रामन समस्या को हल कीजिए। निम्न व्यवरोधों के अंतर्गत z बराबर दे दिया आपको, z इज इक्वल टू -3x + 4y का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए कह रहे हैं। यहाँ पे आपको ये अलग अलग यहाँ पे रैखिक प्रोग्रामन के लिए व्यवरोध दिए हुए हैं, देख सकते हो आप। यहाँ पे 4 व्यवरोध दिए गए हैं, इसको हम समीकरण भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये व्यवरोध दिया हुआ है, हम इनको मान लेंगे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इसको हम नाम दे देंगे, इस तरह से नंबरिंग कर देंगे। उसके बाद हम लोगों को करना क्या होता है इस तरह के सवाल में, देखो जब भी ग्राफ बनाना होता है तो हमारे पास जो समीकरण दिए हुए हैं, या ये कह सकते हैं व्यवरोध दिए हुए हैं, उनको हम नाम दे देंगे, पहला व्यवरोध, दूसरा, तीसरा। तो ये x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसको दोनों को साथ में मिला के हम लोगों ने इसको थर्ड नंबर का व्यवरोध दिया, समीकरण दिया। ठीक है, अब आप पहले का उपयोग करके क्या करो, पहले और दूसरे दोनों का उपयोग करके आपको क्या करना है, कुछ पॉइंट निकालने हैं। जब तक आप पॉइंट नहीं निकाल पाओगे तब तक आप क्या करोगे, रेखा बना ही नहीं सकते। और हमको ये भी पता है कि एक रेखा बनाने के लिए क्या जरूरत होता है, हमको एक रेखा बनाने के लिए कम से कम 2 बिंदु तो चाहिए ही चाहिए हमको। ठीक है, तो यहाँ पे जब ग्राफ बनाएंगे तो एक रेखा बनाने के लिए हमको 2 बिंदु चाहिए, हम 2 से ज़्यादा भी निकाल सकते हैं। तो आप देखो 2 बिंदु निकालोगे कैसे। तो समीकरण 1 हम लोगों ने लिया और इसको बराबर कर दिया किसके, देखो जो चाहे यहाँ पे चिन्ह छोटा रहे, बड़ा रहे, कुछ भी रहे, हम क्या कर देंगे, इसको हम मान लेंगे बड़ा। देखो इसको हम लोग मान लेंगे बराबर। ये समीकरण दिया हुआ है आपका पहला, दूसरा, तो यहाँ पे जो भी चिन्ह रहे हम क्या करेंगे, 2 समीकरण दिख रहे हैं हमको, इन दोनों समीकरण का उपयोग करना है और इसको हम बराबर मान लेंगे। छोटा बराबर दिया है दोनों में, तो हम क्या कर लेंगे, यहाँ बराबर मान लेंगे जब हम मान निकालते हैं। तो देखो बराबर मान करके समीकरण 1 और 2 को मैंने हल किया। यहाँ प्रॉपर तरीके से आपको दिख रहा होगा किस तरह से हम लोगों ने हल किया। यहाँ समीकरण 1 है, यहाँ समीकरण 2 है। तो यहाँ से हल करके हमने y का मान निकाला, इसी प्रकार समीकरण 2 को भी हल करके हमने y का मान निकाला। अब x का मान कुछ भी आप जो है इस टेबल के अकॉर्डिंग, देखो इस टेबल के अनुसार आप क्या करो, x का मान कुछ भी रख सकते हो। इस टेबल में मैंने रखा क्या, x का मान 0, 2, 4, आप चाहो तो कुछ भी रखो जिससे आपका समीकरण आसानी से हल हो जाए। बस ये मान रखना है आपको, कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है यहाँ पे। ठीक है, ऐसे सिंपल वैल्यू को पुट करना है जिससे आपका यहाँ पे आंसर जो है जल्दी निकल जाए। ठीक है, तो यहाँ पे x का मान आप अपने हिसाब से रख सकते हो, तो ये टेबल बनेगा। उसी प्रकार यहाँ पे भी आप रख सकते हो, तो ये टेबल मिलेगा। अब आपको पता चल गया कि x का मान जिस तरह से होगा कि अगर आपने 0, 2, 4 रखा पहले से, देखो पहले समीकरण से जो आपका मिला इस टेबल से, यहाँ पे आपको जो बाएं साइड में दिखाया जा रहा है, इस टेबल के उपयोग से हम क्या करते हैं, इसको एक ग्राफ बनाते हैं। तो हमको x का मान कितना कितना है देख सकते हो, 2, 0, 2, 4 है, तो y का मान इधर निकलते गया है। तो हम क्या करते हैं, ग्राफ पेपर में, ये ग्राफ पेपर में हम लोग ये सब काम करते हैं। ग्राफ पेपर ले लेते हैं, और ग्राफ पेपर नहीं है तो अपने सिंपल से इस नोटबुक में आप जैसे मैंने यहाँ पे बनाया बस वैसे ही आप बना सकते हो, प्रॉपर डिस्टेंस लेकर के। तो हमने देखा x अक्ष और y अक्ष बनाया, इस तरह से हमने ग्राफ बनाया और यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ किया। तो 2 अलग कलर के पेन मैंने यहाँ पे यूज़ किया जिससे आपको पता चले कि कौन कौन सा मान क्या है। तो अगर 0 है तो देखो 0 है तो 4 है, देखो ध्यान से 0 है तो y का मान कितना है, 4, तो 0, 4 ये आ गया हमारे पास ये पहला मान। उसके बाद क्या आ गया हमारे पास, देखो 2 और 3, तो 2 और 3, 2, x का मान 2, तो y का मान कितना, 3, ये दूसरा पॉइंट आ गया। तीसरा पॉइंट देखोगे आप वैसे ही 4 और 2, तो कम से कम आपको निकालने तो वैसे
आपको 2 ही पॉइंट से बात बन जाएगा, बट यहाँ पे हम लोगों ने 3 निकाल लिया तो 4 पे 2 ये आ गया, तीनों पॉइंट समझ आया। अब इन तीनों को स्केल की सहायता से मिलाते हुए ये हमने एक रेड कलर के पेन से हमने एक रेखा बना ली है। यहाँ तक क्लियर हुआ सभी को? और इस रेखा में इस समीकरण का मान भी लिख दिया, कौन से समीकरण से हमने बनाया उसको। क्लियर यहाँ तक? इसी प्रकार से आपको दूसरे समीकरण से भी बनाना है। तो दूसरे समीकरण से कौन सा मिला है, देखो दूसरा टेबल आप लोगों को यहाँ दिखाई दे रहा होगा, ये इस टेबल का उपयोग करना है। 0 के लिए 6, ये बिंदु आ गया 0 6। दूसरा बिंदु क्या है, 2 के लिए 3, 2 के लिए 3 यहीं पे आएगा, और 4 के लिए कितना 0, तो 4 0 यहाँ पे आ जाएगा। इसको भी स्केल की सहायता से मिलाते हुए एक हम लोगों ने क्या किया, एक सीधा रेखा खींचा और इसमें भी समीकरण को लिख दिया, किस समीकरण से बना है उसको। अब देखो इतना होने के बाद हम इतना तो हर एक सवाल में करना है हमको, चाहे वो क्वेश्चन जो है बड़ा बराबर दे या छोटा बराबर दे। अब यहाँ पे हमको चेक करना है कि बड़ा बराबर दिया है या छोटा बराबर दिया है। तो बड़ा बराबर कि छोटा बराबर, उसी से हम डिसाइड करते हैं कि हम क्षेत्रफल को कहाँ लेंगे, कौन से एरिया की बात करेंगे, कौन सी रीजन की या कौन से क्षेत्र की बात करेंगे। तो देखोगे आप यहाँ पे पहले और दूसरे समीकरण में कि छोटा बराबर का चिन्ह दिखाई दे रहा है, मतलब हमारा मान जो है, ये जो रेखा हम लोगों ने बनाया 2 रेखा, इसके अंदर दोनों रेखा के अंतर्गत हमारे मान आने चाहिए, क्योंकि दोनों समीकरण से छोटा मान चाहिए हमको। ठीक है, तो ये एक रेखा है और ये इस एक रेखा है, तो दोनों के अंतर्गत ये जो मैंने रेखांकित भाग किया है वही हमारा आंसर है। ठीक है, यही क्षेत्र जो है हमारा रिक्वायरमेंट क्षेत्र है, इसी यही अभिष्ट क्षेत्र है। क्लियर हुआ यहाँ तक? अब इतना करने के बाद अब अगला काम होता है कि ग्राफ के पास जितने भी बिंदु मिले हम लोगों को दोनों से, देखो तो जो क्षेत्र आया उससे हम लोगों ने डिसाइड कर लिया, तो एक बिंदु यहाँ, एक बिंदु यहाँ, एक बिंदु यहाँ और एक बिंदु यहाँ, ये हमारे पास एक बॉर्डर बन गया, देख सकते हो आप सभी को दिखाई दे रहा होगा इस तरह से। अब इनको हम लोग क्या कहते हैं, कोनी बिंदु कहते हैं। जो बिंदु का मान आ गया उसको क्या कहते हैं, कोनी बिंदु कहते हैं। तो 4 कोनी बिंदु हमको इस तरह से मिल गए। 0 0 0 0 को हम लोगों ने लिख दिया O, तो ये मूल बिंदु था O, इसलिए O से लिख दिया ये 0 0। और दूसरा बिंदु A 4 0 4 0। तीसरा बिंदु क्या है B 2 3, ये वाला B है, और ये क्या है C है। इस तरह से आप करो। और जो जिस व्यवरोध के लिए पूछा है, जैसे यहाँ पे पूछा था क्या, Z बराबर -3x ऋण 3x धन 4y, इसके लिए पूछा था, तो हम लोगों ने वो मान रख दिया और यहाँ पे हमारे पास ये वैल्यू आते गया। रखते जाओ बस, x का मान 0 और y का मान 0 रखोगे तो आपको आंसर आ जाएगा क्या, 0 0। x का मान 4 रखोगे और y का मान रख दोगे 0, तो यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा, -12 12 ऋण 12। ठीक है, 2 और 3 रखोगे तो 6 आएगा, और 0 और 4 रखोगे तो 16 आएगा। अब क्वेश्चन में आप देखो कि न्यूनतम पूछा है कि अधिकतम पूछा है। कभी कभी क्वेश्चन में दोनों पूछ देता है, न्यूनतम तथा अधिकतम क्या होगा। यहाँ फिलहाल इस क्वेश्चन में क्या पूछा था, तो इसमें पूछा था न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए कहा था। तो हम लोगों को न्यूनतम मान देख लेना है। न्यूनतम मान किस बिंदु के लिए निकल रहा है, तो देखो न्यूनतम मान आपको मिल रहा है क्या, ए बिंदु के लिए, जो जिसका मान कितना दिया, जिसका निर्देशांक दिया है 4 0, कितना आया न्यूनतम मान ऋण 12, यही आपका आंसर होगा। क्लियर, समझ आया सभी को? चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। बहुत आसान था क्वेश्चन था, देख लो कैसे सॉल्व करना है, पूरा प्रॉपर तरीके से मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया। और 6 नंबर का सवाल यहाँ से आता है। तो जितने भी विद्यार्थी अभी हमारे इस यूट्यूब चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं, या जो हमारे इस सिस्टम को यहाँ पे अभी नहीं समझ पाए हैं, वो बिल्कुल जुड़े रहो, 100% बेनिफिशियल होगा यह हमारा यह यूट्यूब चैनल आप लोगों के लिए। और जैसे जैसे एग्ज़ाम का डेट यहाँ पे नज़दीक आते जाएगा, मैं आपको इंपॉर्टेंट अपडेट देते रहूँगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये और बहुत कुछ देने का हमारा यहाँ प्रयास रहेगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में। तो जुड़े रहना चैनल के साथ। ओके, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, जो ग्राफी विधि से निम्न रैखिक प्रोग्रामन समस्या को हल कीजिए, निम्न विरोधों के अंतर्गत। ये विरोध दे दिया है अधिकतम मान, इस बार क्या कह रहे हैं, अधिकतम मान। सेम वही क्वेश्चन है, सेम वैसे ही क्वेश्चन है, वहाँ न्यूनतम पूछा था, यहाँ अधिकतम करना है। यहाँ पे विरोध दे दिए हैं, देखो 1 2 3 4 समीकरण ऐसा दिया होता है, इन दोनों को हम एक लिख देते हैं। तो ये इनका यूज होता नहीं है, बताता बस है कि एक्स का मान भी कभी भी 0 से छोटा नहीं जाएगा, मतलब ऋणात्मक नहीं जाएगा, और y का मान भी कभी भी ऋणात्मक नहीं जाएगा, ये कहता है। तो इसका हम यही यूज़ करते हैं। इसलिए अब देखो इनका ज़्यादा इनसे टेंशन नहीं लेना है। 2 समीकरण आप ले लो, ठीक है, पहला और दूसरा। इन दोनों समीकरण को आप क्या करो, हल करो। फिर से मैंने जैसे आपको सिखाया कि हमारे पास हाँ ये 2 समीकरण है, तो समीकरण 1 से समीकरण 2 से आप क्या करो, जैसा दिया है वैसा आप मान रख के हल कर सकते हो। ठीक है, तो देखो जैसे हम लोगों ने निकाला, बिल्कुल आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, 3x धन 5y, इसको y का मान निकाले। फिर मैंने आपको यहाँ सिखाया क्या था, जैसे ही y का यहाँ समीकरण आ गया, देखो समीकरण 1 से आया हमारे पास y का मान, और यहाँ से आ गया y का मान समीकरण 2 से। अब आपको x का मान ऐसा यहाँ
पे रखना है। ध्यान रखना है यहाँ पे x का मान कोई ज़रूरी नहीं है, आप कुछ भी रख सकते हो, लेकिन ऐसा मान रखना है जिससे आपको जल्दी आंसर मिले। कम से कम 2 पॉइंट तो चाहिए, इसलिए मैं देखो इस बार इस क्वेश्चन में 2 ही पॉइंट निकाल के दिखा दिया आपको। तो x का मान 0 रखोगे तो y का मान कितना आएगा, 3 आएगा। x का मान 5 रखोगे तो y का मान कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये आपको कर लेना है कैलकुलेशन। वैसे यहाँ पे भी देख लो, इस टेबल में सेकंड समीकरण से ये मान आएगा, 0 के लिए 5 और 2 के लिए 0। अब इसको क्या करना है, ग्राफ में हमको दर्शाना है। तो ग्राफ बना लेते हैं, ग्राफ बनाने तो सभी को आता है, ठीक है। तो देखो ग्राफ बनाने का कोशिश करते हैं हम लोग यहाँ पे इस सारणी की हेल्प से, ठीक है। फिर से एक्स अक्ष और वाई अक्ष आप लोग ले लो, और देखो यहाँ पे एक्स में मैक्सिमम कितना वैल्यू गया है, 5 है ना, तो 5 तक हम लोगों ने एक्स अक्ष पे डाल दिया, और वाई में कितना गया है, तो वाई में भी 5 गया है, 5 तक इसको भी ले लिए, ठीक है। अंतराल सही रखना, ग्राफ पेपर होगा तो ग्राफ पेपर में ड्रॉ कर लेना, क्लियर। उसके बाद क्या करना है आपको, तो बिंदु को लेना है। तो देखो पहले समीकरण इस टेबल की सहायता से देखते हैं। एक्स का मान 0 तो वाई का मान 3, हाँ ये 0 3 हो गया, ठीक है। 1 मिनट मैं आप लोगों को और अच्छे से यहाँ बता देता हूँ। हाँ, x का मान 0 तो y का मान कितना है, 3, तो ये हो जाएगा x का मान 0 और y का मान 3। दूसरा जो है 5 और 0, 5 और 0, तो देखो ये 5 और 0 आ जाएगा, ये 2 पॉइंट मिल गए। इन दोनों को स्केल की सहायता से मिलाते हुए आपको क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ करना है, स्ट्रेट लाइन, सीधा सरल रेखा आएगा। यहाँ आप समीकरण को लिख लिख देना जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, क्लियर। उसके बाद आपको क्या करना है, दूसरे टेबल से जो हमारे पास दूसरा टेबल है उसका भी देखो, दूसरा टेबल में क्या क्या मान दिया, इस टेबल का यूज़ करो। 0, x का मान 0 तो y का मान 5, ये आ गया 0 5, और दूसरा जो है 2 और 0 तो 2 और 0 ये आ गया। इन दोनों को मिलाते हुए भी आप एक क्या करोगे, सरल रेखा खींचोगे ये, और इस पर भी समीकरण का मान लिख देना, जो समीकरण जिस समीकरण से बना हुआ है। यहाँ तक क्लियर हुआ। उसके बाद हमको देखना है कि पहले क्या, सवाल पे जाओ वापस, देखो सवाल पे क्या क्या दिया हुआ है हमको। तो सवाल पे चिन्ह को चेक करना है, चिन्ह कैसा दिया है भाई, बड़ा बराबर दिया है कि छोटा बराबर दिया है। तो दोनों में देखो छोटा बराबर दिया है, छोटा बराबर मतलब हम रेखा के अंदर की तरफ जाएंगे, बड़ा आगे तो नहीं बढ़ सकते हैं ना। तो रेखा के अंदर की तरफ देखो, पहले रेखा और दूसरे रेखा दोनों के बीच का क्षेत्रफल कितना आ रहा है, इतना। तो जो मैंने ये रेखांकित भाग किया हुआ है वही क्षेत्रफल हमारा क्या होगा यहाँ पे, ये जो अभिष्ट क्षेत्रफल होगा, अभिष्ट क्षेत्र होगा जितना पूछा है। अब क्योंकि हमको क्या करना है, इसके बाद इस ग्राफ की सहायता से कोणीय बिंदु निकालना है। तो कोणीय बिंदु कैसे निकालते हैं, कॉर्नर पॉइंट जिसको कहते हैं। तो एक बिंदु तो ये आ गया, ठीक है, दूसरा बिंदु हमारे पास 2 0 आ गया, ये तीसरा बिंदु यहाँ पे आ गया, और चौथा बिंदु ये 0 3। अब ये जो भी क्वेश्चन है ये देख सकते हो आप ध्यान से, इसको ग्राफ पेपर में बनाओगे तो अच्छे से समझ आएगा। ये तीसरा बिंदु है, तीसरा बिंदु पे मैं थोड़ा फोकस कर रहा हूँ, ध्यान से समझना। तीसरा बिंदु क्या कहता है, तो तीसरा बिंदु को आप देखोगे तो ये और ये लगभग देखो। अब आप यहाँ पे तीसरे बिंदु का मान क्या होगा, यहाँ पे कोशिश करना है आपको अच्छे से ग्राफ पेपर में, क्योंकि एग्जैक्ट तो बनाया नहीं है हम लोग, लेकिन ये अप्रॉक्स आंसर आप ले सकते हो। तो तीसरे बिंदु का जो मान आया ये हम लोगों ने लिखा कि 1.1 और 2.3, लगभग में 1.1 और 2.3 आ रहा है, 1.1 और 2.3, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, ये कोणीय बिंदु 4 कोणीय बिंदु है, चारों कोणीय बिंदु पे मान रखते जाना, और चारों कोणीय बिंदु के मान को आप ये जो व्यवरोध दिया है जिसके लिए आपको वैल्यू पुट करना है, वैल्यू फाइंड करना है, उसके लिए आप यहाँ पे वैल्यू पुट करते जाना। जैसे ही वैल्यू पुट करते जाओगे आपको ये सब आंसर मिलेंगे। अब आपको पूछा क्या है, तो अधिकतम मान पूछा है, तो अधिकतम मान किस बिंदु के लिए आ रहा है, इस बिंदु के लिए अधिकतम मान आ रहा है, इसलिए आप इसको आंसर ले दोगे। और यहाँ पे मैंने बता दिया कि 12.4 होगा, या अप्रॉक्स में 12.4, किसी का 12.5, किसी का 12.2, ऐसा कुछ आ सकता है, क्योंकि ये एग्जैक्ट पॉइंट तो है नहीं, 1.1 और 2.3 आएगा ऐसा कह नहीं सकते हम लोगों ने। यहाँ पे बस क्या किया, इसको ग्राफ पेपर में ड्रॉ करोगे तो और अच्छे से समझ आएगा। यहाँ पे हम लोगों ने बस यहाँ पे कुछ अप्रॉक्स वैल्यू को लिया, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये बनाना है। दूसरा क्वेश्चन बिल्कुल परफेक्ट, यहाँ पे पूरा मैं कंप्लीट बना दिया आपको। तो फर्स्ट क्वेश्चन एक बार और देख लो, ये इस तरह से पहला और दूसरा क्वेश्चन जो है ग्राफी विधि वाला दिया हुआ था आपको, रैखिक प्रोग्रामन नामक ये हमारा एक अध्याय है, उसी में से दिया हुआ है 2 क्वेश्चन, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हुआ। 6 नंबर का सवाल यहाँ से बोर्ड में भी आएगा, अच्छे से आप दोनों सवाल समझ गए होगे। तो श्योर उम्मीद करता हूँ मैं इस तरह का क्वेश्चन आएगा और आप आराम से बना लोगे। अब क्लियर। तो हमारा ये जो वीडियो बनाने का उद्देश्य है कि आपको हम समझाएं, अदरवाइज हम तो कहीं से भी आपको पीडीएफ ये सॉल्यूशन जो है मैं प्रोवाइड करा देता, लेकिन समझाना चाहता हूँ, ठीक है। और आप भी शायद यूट्यूब पर आए हैं, वीडियो देख रहे हैं तो समझने के लिए ही आए हैं, मुझे ऐसा लगता है। कई लोग यहाँ पे होंगे जिनको लगेगा सर तो बहुत टाइम में, बहुत हमको तो बस 5 मिनट में लिख लेना था, पीडीएफ दे देते हो जाता। तो यहाँ मैं उन लोगों को सॉरी बोलना चाहूँगा जो
ऐसा खोजते हुए हमारे चैनल पे पहुंच गए हैं, है ना। तो आप बिल्कुल इसको क्विट कर सकते हैं, जा सकते हैं कहाँ जहाँ से आपको लिखना है। अगर आप सिर्फ छापने के लिए बैठे हो तो, समझना चाहते हो तो अंत तक जरूर देखें। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, 3 सिक्कों को उछाला गया है, मान ले ई घटना 3 चित्त या 3 पट प्रकट होना है। 3 चित्त या 3 पट, ई एक घटना है। ए पर घटना क्या दिया है, न्यूनतम 2 चित्त प्राप्त होना है। डी घटना क्या दिया है, अधिकतम 2 पट। देखो क्वेश्चन में यहाँ पे मिसप्रिंट था, शायद चेक कर लेना आप भी, 2 पट लिखा हुआ है, 2 पट प्राप्त करना है। जबकि जब आप इसका इंग्लिश वर्जन देखते हो इस क्वेश्चन का तो यहाँ पे 2 चित्त आएगा। मैंने बहुत कोशिश किया इसको तो चेक किया, मैंने ध्यान से देखा कि अच्छा इंग्लिश में तो हेड लिखा हुआ है, मतलब यहाँ क्या आएगा, चित्त आएगा। तो ध्यान से क्वेश्चन को यहाँ पे सुधार लेना, आप ही सुधार लेना। जी घटना क्या है, अधिकतम 2 चित्त प्रकट होना, ये माना जाएगा क्योंकि इंग्लिश में यहाँ पे हेड लिखा हुआ है। क्लियर हुआ सभी को? पता नहीं कितने लोगों ने ये ध्यान दिया, नहीं दिया, लेकिन ये मैंने बता दिया आपको कि यहाँ पे 2 पट ना होकर के 2 चित्त होना चाहिए। ठीक है, निरूपित करते हैं। अब आपको पूछ रहा है युग्म ई एफ को लेना है, ई जी को लेना है और एफ जी को लेना है। इनमें से कौन स्वतंत्र है और कौन पराश्रित है ये निकालना है। तो सबसे पहली बात, आपके पास 3 सिक्के हैं। देखो कैसे हल करते हैं इसको। 3 सिक्के हैं, 3 सिक्के को उछालने पर प्रतिदर समष्टि क्या क्या संभावनाएं हैं ये हमने लिख दिया। 8 संभावनाएं होती हैं वैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8। या तो तीनों में हेड 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 आ सकता है, या तो हेड हेड टेल आ सकता है, या तो हेड टेल हेड आ सकता है, टेल हेड हेड, या हेड टेल टेल, या टेल हेड टेल, टेल टेल हेड, या टेल टेल टेल। इतनी संभावनाएं बनती है। टोटल 8 संभावनाएं हो सकती है अगर हम इनको काउंट करें तो। क्लियर? तो एन एस का वैल्यू कितना आ गया, 8 आ गया। ठीक, आगे देखते हैं। ई एफ और जी घटना जो दिया है उसको अच्छे से क्वेश्चन में आप रीड कर लेना। क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, ई एफ और जी, और उसी के हिसाब से मैंने यहाँ पे लिखा। देखो ई क्या हो सकता है, तो बोला है ई 3 चित्त या 3 पट प्राप्त होना है। तो ई के लिए हम लोगों ने लिख लिया या तो 3 चित्त या तो 3 पट। ठीक, अब टोटल 8 घटनाएं तो हो सकती है, लेकिन यहाँ पे अगर इसकी प्रायिकता निकाले, प्रायिकता ई की, तो कितना आ जाएगा, 2/8 मतलब 1/4। क्लियर? समझ आया कैसे निकालते हैं प्रायिकता? सभी को पता है ना। प्रायिकता निकालने के लिए क्या करना पड़ता है हमको, जितना कुल संभावना रहता है उसको नीचे रखो और जितना पूछा जा रहा है उसको ऊपर रखते हैं अंश में, और नीचे हर में किसको रखते हैं, जितना संभावना होता है उसको। तो ये आपको पता होगा, तो इतना डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूँ। चलो फिर ठीक है, एफ का मान देखते हैं। एफ का मान जो है ये क्या होगा, तो एफ का मान आपको जैसा पूछा था, क्या पूछा था एक बार क्वेश्चन पे चलो ले चलता हूँ मैं। एफ जो बोला था कि न्यूनतम 2 चित्त प्राप्त होना बोल रहा है, कम से कम, न्यूनतम कह रहे हैं मतलब कम से कम 2 चित्त तो होने ही चाहिए, और 3 भी होगा तो चलेगा। तो देखो क्या क्या हो सकता है यहाँ पे, 3 चित्त, यहाँ पे भी 2 चित्त, यहाँ पे भी 2 चित्त, यहाँ पे भी 2 चित्त। न्यूनतम 2 तो होने चाहिए, 2 से कम होगा तो नहीं चलेगा। तो कितनी घटनाएं आ रही, 4। तो इसका प्रायिकता निकालेंगे, प्रायिकता एफ का कितना हो जाएगा, 4/8 मतलब 1/2। ये भी आ गया। क्लियर? जी के लिए देखते हैं, तो ये क्या कह रहे हैं, जी को भी हम लोग देख लेते हैं। जी को बार बार कह रहा हूँ मैं, सुधार ही लेना जरूर। अधिकतम 2 चित्त प्राप्त होना है, ये 2 चित्त प्राप्त होना है, ऐसा होगा, अधिकतम 2 चित्त। तो अधिकतम 2 चित्त कैसे मिलेंगे, देखो 2 चित्त यहाँ पे मिले, 2 चित्त यहाँ पे भी, 2 चित्त यहाँ पे, 2 चित्त यहाँ पे। अधिकतम कह रहे हैं ना, तो 2 चित्त से कम चलेगा, याद रखना। 2 चित्त यहाँ पे नहीं है लेकिन एक तो है ना, तो अधिकतम ज़्यादा से ज़्यादा 2 चित्त होने चाहिए, तीनों चित्त नहीं हो सकता बस। तो 3 चित्त वाला कंडीशन हटा दो। टोटल काउंट करेंगे तो इतना हो जाएगा 7, 7/8 इसकी प्रायिकता होगी। क्लियर हुआ यहाँ तक? अब हमको क्या क्या पूछा है, तो क्वेश्चन पूछा है कि स्वतंत्र है कि पराश्रित। तो स्वतंत्र या पराश्रित चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, इसका उभयनिष्ठ निकालते हैं। ठीक है, इंटरसेक्शन कहते हैं। तो आप यहाँ पे निकाल लो ई इंटरसेक्शन एफ का मान कितना होगा। तो ई और एफ में कौन उभयनिष्ठ है, देख लो कौन उभयनिष्ठ है। तो एच एच एच, ये टर्म बस उभयनिष्ठ आ रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 1/8, क्योंकि एक ही चीज उभयनिष्ठ आया इसलिए 1/8। अच्छा, ई और जी में चेक करें तो टी टी टी, ई और जी में देखो, ई और जी में टी टी टी, यहाँ पे भी टी टी टी, यहाँ पे भी है, इसलिए क्या हो जाएगा, इसका भी प्रायिकता कितना आ जाएगा, 1/8 आ जाएगा। अब देखते हैं हमारे पास एफ और जी के लिए, तो एफ और जी में क्या क्या है, एफ और जी में भी चेक कर लो। ऐसी एफ और जी में कौन कौन सी यहाँ पे उभयनिष्ठ चीज़ें निकल रही हैं एफ और जी में, ध्यान से देखना एफ और जी में। तो एफ और जी में आपको ये 3 चीज़ें जो है उभयनिष्ठ दिखाई देंगी, इसलिए इसका प्रायिकता जो होगा कितना हो जाएगा, 3/8 हो जाएगा। अब चेक करते हैं, तो स्वतंत्र या पराश्रित होने के लिए जरूरी कंडीशन क्या है। तो पी प्रायिकता ई का और प्रायिकता एफ का, वैसी प्रायिकता ई और प्रायिकता जी और प्रायिकता एफ और प्रायिकता जी, इन सबका गुणनफल पहले निकाल लो। गुणनफल जो भी आया यहाँ पे देखो, गुणनफल मैंने आपके सब मान तो है ना हमारे सामने, बस वैल्यू रखना है और मान निकालना है। मैंने निकाल के आपको दिखा दिया यहाँ पे। ठीक है, आप उतना समझदार हो, ये कर लेना। उसके बाद चेक करना है आपको कि क्या इनका मान
ये जो इंटरसेक्शन निकाले थे हम लोग उसकी प्रायिकता के बराबर है। देखो जैसे ये प्रायिकता ई इंटरसेक्शन एफ बराबर प्रायिकता ई इंटू प्रायिकता एफ, चेक करते हैं इसका मान कितना आया, प्रायिकता इंटू प्रायिकता एफ का मान 1/8, और इंटरसेक्शन का भी चेक करेंगे तो उसका मान भी कितना आया था 1/8 अगर आया था। तो बिल्कुल ये जो है क्या है, यहाँ पे देखो ये भी कितना आया 1/8 आया, तो ये भी 1/8, ये भी 1/8, आप निकालते चलना और यहाँ पे चेक करते जाना। तो अगर वो क्या आ गया, बराबर आ गया, ये बराबर आ गए, तब आप बोलोगे वो क्या है, स्वतंत्र है। तो ई और एफ बस स्वतंत्र है, बाकी ये दोनों कंडीशन में देखो बराबर नहीं आते, इसलिए ई तथा एफ स्वतंत्र हैं। एफ और जी तथा जो ई और जी हैं वो क्या है, पराश्रित है। क्लियर हुआ, इतना आपको काम करना है। तो इस तरह से ये देखो क्वेश्चन नंबर 3 बहुत प्रॉपर तरीके से आपको नोट करना है। ठीक, अब आप समझ गए हो तो वीडियो को पॉज कर लेना, पॉज करके आप नोट कर सकते हो, और समझ गए तो बना भी सकते हो। ठीक, चलो आते हैं हम लोग ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन जो हमारा क्या है, एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 4 है। 2 थैले हैं, प्रथम थैले में 3 लाल तथा 4 काली गेंदें हैं, जबकि द्वितीय थैले में 5 लाल और 6 काली गेंदें हैं। किसी एक थैले में से यादृच्छा एक गेंद निकाली गई है जो कि लाल गेंद है, इस बात की क्या प्रायिकता है कि यह गेंद द्वितीय थैले से निकाली गई है। ऐसा सवाल आता है जैसे ही तो आप समझ जाना ये बेज प्रमेय का सवाल है। तो जिन्होंने पढ़ा है प्रायिकता बहुत अच्छे से, और या जिन्होंने ऐसे स्टूडेंट जिनको मैंने पढ़ाया है, तो वो बिल्कुल आसानी से समझ पा रहे हैं कि ऐसा कंडीशन आता है तुरंत बेज प्रमेय लगने वाला है। बेज प्रमेय हम लोग पढ़ चुके हैं प्रायिकता में। क्लियर। अब यहाँ पे क्या दिया है, 2 थैले दिए हुए हैं, 2 थैले, कितने थैले हुए दिए हुए हैं, 2 थैले। तो हम क्या करेंगे, 2 थैले के लिए 2 इवेंट हम लोग मान लेते हैं उसको E1 और E2। तो प्रथम थैला को चुनने की प्रक्रिया को E1 ले लेंगे, द्वितीय थैले को चुनने को क्या ले लेंगे, E2 ले लेंगे। अब प्रथम थैले में, पहले प्रथम थैले में कितना गेंद दिया हुआ है, तो 3 लाल और 4 काली गेंदें, तो टोटल 7 गेंदें यहाँ पे मैंने बता दिया। वैसे ही द्वितीय थैले में 5 लाल और 6 काली गेंदें, मतलब टोटल 11 गेंदें ही दी हुई हैं। इतना बात समझ आया। अब इनकी प्रायिकता निकाल लेते हैं। तो पहले थैले को चुनने की प्रायिकता, क्योंकि टोटल थैले कितने हैं, 2 है, इसलिए पहले थैले को चुनने की प्रायिकता 1/2 होगा। इसी प्रकार दूसरे थैले को चुनने की प्रायिकता भी कितनी होगी, 1/2 हो जाएगा। अब प्रथम थैले से लाल गेंद निकालने की प्रायिकता, प्रथम थैले से, ये प्रथम थैला है उसमें से लाल गेंद निकालना, तो लाल गेंद कितने हैं, प्रथम थैले में 3 है ना, और टोटल गेंद कितने हैं, 7 है। तो कितना हो जाएगा, प्रथम थैले से लाल गेंद निकालने की प्रायिकता 3/7 हो जाएगा। लिखते कैसे हैं इसको, तो यहाँ पे ध्यान रखना, ए जो है लाल गेंद निकालने की हम लोग घटना है, तो यहाँ पे लिख देते हैं, घटना को लिए हैं, ए जो है लाल गेंद निकालने की घटना को लिए हम लोगों ने। तो यहाँ पे प्रायिकता ए का, लाल गेंद निकालने का, जबकि आपने थैला कौन सा चुना, पहला थैला, तो आंसर कितना आ गया, 3/7 आ गया। इसी प्रकार देखें, अगर आप दूसरा थैला चुनते हो तो द्वितीय थैले से लाल गेंद निकलने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, वो भी आप निकाल लो। प्रायिकता ए की मतलब लाल गेंद निकालने की, जबकि आपने क्या किया, दूसरा थैला चुना, तो इसकी प्रायिकता कितनी, 5/11, क्योंकि दूसरे थैले में टोटल 11 गेंद है और लाल गेंद कितने हैं, 5, तो 5/11 हो जाएगा। अब प्रायिकता के बेज प्रमेय से, सवाल को हम लोगों ने देख के समझ लिया था कि अच्छा ये बेज प्रमेय का सवाल है, आपको चाहिए लाल गेंद, लेकिन वो दूसरे थैले से होना चाहिए, इसलिए ऐसा लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 दूसरे थैले से व्हेन ए ऑकर्ड। ठीक है, प्रोबेबिलिटी किसकी, प्रायिकता, तो ए की प्रायिकता, जबकि वो जो है किससे निकला हो, दूसरे थैले E2 से। तो लिखते ऐसे हैं, इसके लिए फॉर्मूला आप सभी को पता होगा। तो E2 अगर है, E2A, तो इसके लिए ये फॉर्मूला लगता है, आप अच्छे से फॉर्मूला नोट करेंगे बिल्कुल। ये है बेस प्रमेय का फॉर्मूला। तो जो यहाँ पे लिखा रहता है, ध्यान रखना, वही रहता है यहाँ पे A/E2 लिखा हम लोगों ने, है ना, और नीचे में टोटल रहता है, नीचे में कुल योग, नीचे में जितना, तो 2 थैले थे इसलिए दोनों का इस तरह से योग लिखना है। अब आपके पास सभी वैल्यू है, सभी मान है, आप मान रखो, आसानी से पुट करो, और आपको ये स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा मैंने किस तरह से हल करने का यहाँ पे कोशिश किया। आपको जैसा भी लगता है आप हल कर सकते हो। यहाँ पे हम लोगों ने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया और लघुत्तम ले लिया इस तरह से, और फिर इसको जो अपॉन के अपॉन में था उसको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इंटरचेंज करके हम लोगों ने हल किया। आपको ये हल करने आता है, क्लास 12 के स्टूडेंट हो आप सभी, है ना, बस आंसर चेक कर लेना है। यहाँ पे 35/68 ये आना चाहिए। ठीक है, चलो आज के लास्ट क्वेश्चन में आते हैं। इस असाइनमेंट के लास्ट क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, फिर अगेन एक प्रायिकता का सवाल दिया है, जहाँ एक अनभिनत पासे को फेंकने पर प्राप्त संख्याओं का प्रसरण ज्ञात कीजिए। यहाँ वेरिएंस फाइंड करने वाला क्वेश्चन है ये। तो अनभिनत पासे को फेंकने पर प्रतिदर समष्टि कितना होता है, तो पासे में 1 2 3 4 5 6 कंडीशन हो सकते हैं, है ना। तो हम x मान लेंगे, x जो है क्या है, पासे पर प्रकट संख्या है, x क्या लेंगे,
पासे पर प्रकट संख्या, जो पासे पर प्रकट संख्या उसको हम क्या मान लेंगे, एक्स, और एक्स क्या है, एक यादृच्छिक चर है। तो यादृच्छिक चर है तो कितना संख्या आ सकता है, देखो 1 2 3 4 5 6, तो आपने x इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 ले लिया। ठीक है, अब एक कितने बार आ सकता है, 2 कितने बार आ सकता है, 3 कितने बार आ सकता है, सबकी प्रायिकता भी निकाल लेते हैं, है ना। तो एक आने की प्रायिकता कितनी होगी, तो टोटल 6 में से एक आने की प्रायिकता एक ही बार होगा ना भाई, है ना। और वैसे ही 2 आने की प्रायिकता भी क्या हो जाएगा, एक, तो ये कितना हो जाएगा 1/6, ये भी 1/6, दोनों समझ आया। 3 आने की प्रायिकता, 4 आने की प्रायिकता, 5 आने की प्रायिकता, 6 आने की प्रायिकता, सबका मान कितना होगा, 1/6 ही होगा, क्योंकि सभी एक ही बार आ सकते हैं। अब प्रायिकता बंटन हमको निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमको चाहिए प्रसरण। प्रसरण का सूत्र यहाँ पे लिखा हूँ मैं, देखो ये पहले से लिख देते हैं हम लोग, या याद रखते हैं हम, इसी के अकॉर्डिंग तो पूरा काम करते हैं ना। तो प्रसरण का सूत्र होता है एक्सपेक्टेशन एक्स स्क्वायर, ई एक्स लिखा मतलब समझ रहे हो ना, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स होल स्क्वायर, इसी तरह से लिखते हैं। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे जो जो चीज़ें मैंने यहाँ पे बताया, एक्सपेक्टेशन या प्रत्याशा कहते हैं, वो निकालने आपको आना चाहिए भाई। नहीं आता है तो यहाँ पे मैंने उसका भी सूत्र लिखा है, एक्सपेक्टेशन कैसे निकालते हैं। तो हमको चाहिए एक्स आई और पी एक्स आई, ठीक है। तो इसी हिसाब से हमको ये कॉलम बनाना पड़ेगा। जब तक हम ये कॉलम या टेबल कह सकते हो इसको, हम लोग जब तक ये नहीं बनाएंगे ना, एक्स के लिए प्रायिकता बंटन, ठीक है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, तब तक हम मान नहीं निकाल सकते। तो ये कैसे बनाते हैं देख सकते हो, बिल्कुल एक्स का मान जो यादृच्छिक चर है 1 2 3 4 5 6 लेना है, और जो प्रायिकता, एक आने की प्रायिकता कितनी, 1/6, 2 आने की भी 1/6, 3 आने की 1/6, 4 आने की 1/6, सबका मान 1/6 है, ये सब हम लोग को रख देना है। फिर उसके बाद सूत्र में आते हैं, चलो सूत्र में मान रखना है। तो सबसे पहले हमको वेरिएशन या प्रसरण निकालना है, ये प्रसरण का सूत्र है। तो प्रसरण निकालने के लिए सबसे जरूरी चीज़ क्या है, हमको एक्सपेक्टेशन निकालना है। एक्सपेक्टेशन का सूत्र ये होता है, आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, अब मान रखते जाओ। एक्स आई का मान क्या है, एक्स आई मतलब वो जो आपने एक्स दिया हुआ यादृच्छिक चर, तो 1 2 रखते जाना है, देखो, और समेशन लगाए, समेशन मतलब योग करना है। तो 1 रखे, तो 1 आने की प्रायिकता कितनी है, 1/6, इसलिए 1 गुणा 1/6। फिर 2 आने की, यहाँ पे सूत्र में लिखा ना, वो चीज़ रखना है जो हम लोगों ने एक्स लिया यादृच्छिक चर, और उसकी प्रायिकता भी रखनी है, दोनों का गुणा करते जाना है। तो इस तरह से ये पूरा गुणा हो जाएगा। गुणा करने के बाद सबको आपको जोड़ देना है, जोड़ोगे तो कितना आएगा, 21/6 आएगा। ठीक है, यहाँ तक। अब क्या करना है, दूसरा इसी सूत्र के हिसाब से देखो, आपको एक्सपेक्टेशन एक्स स्क्वायर निकालना है, ई एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर के साथ ई निकालना है प्रत्याशा। तो फिर से यही सूत्र रहेगा जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे, ये, ठीक है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर करना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर करेंगे तो देखो इसका मान कैसे निकल जाएगा, क्योंकि ये निकालने के लिए एक्स स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर 6 स्क्वायर ये सब रहेगा, और इसका मान कितना हो जाएगा, 91/6 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हुआ, समझ आया, ये मान भी समझ आ गया आपको, ये मान भी समझ आ गया, दोनों निकल गया। आप समीकरण 1 पे मान रख दो भाई, आपको कुछ करना ही नहीं है, समीकरण 1 पे मान रख दोगे तो ये आपका मान आ गया किसका, ई एक्स स्क्वायर का मान 91/6, और ये आ गया आपका ई एक्स का मान कितना, 21/6, क्योंकि इसका वर्ग था सूत्र के हिसाब से, तो इसका भी वर्ग कर दो। देखो सूत्र आपको मैं यहाँ दिखा देता हूँ, ये रहा सूत्र, ठीक है, स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, समीकरण 1 इसको दिए है ना, इस पर मान रख दो। मान रखने के बाद बस सिंपली आपको हल करना है, सॉल्व करने के बाद आपका आंसर यहाँ पे दिखाई देगा कितना आया। आंसर जो है 35/12, ठीक है। तो ये आपका पूरा फाइनल आंसर समझ आया, उम्मीद करता हूँ सभी बच्चों को समझ आ गया होगा ये, ठीक है। चलो, तो ये इस तरह से आप जो है 5 सवाल बना सकते हो। देखो एक बार मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ 5 सवाल किस तरह से बने हुए हैं, ठीक है। तो 5 हो गया, 4 हो गया, ये रहा 3 3 2 और ये 1। तो आपको क्या करना है, देखो थोड़ा अगर वीडियो अच्छे से आपको क्लियरिटी नहीं दिख रही होगी तो बिल्कुल क्वालिटी आपको इन्हेंस कर लेना है, क्वालिटी बढ़ा लेना है। यूट्यूब में ऑप्शन आता है क्वालिटी बढ़ाने का, आप बढ़ा सकते हो। बढ़ाने के बाद इसको अच्छे से नोट कर सकते हो। फिलहाल मैंने जो समझाने का कोशिश किया, ठीक है, क्योंकि ये पॉसिबिलिटी नहीं होती कि बोर्ड में मैं वापस इसको बता पाऊँ, है ना, क्योंकि हमारे क्लासेस भी चलते हैं। तो क्लास के अलावा मैं आप फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ये एजुकेशन प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूँ कि जितने भी हमारे से जो जुड़े ऐसे ऑफलाइन क्लासेस से जुड़े हुए बच्चे नहीं हैं वो ऑनलाइन या यूट्यूब के माध्यम से हम तक पहुंच सके, ये हमारी कोशिश रहती है हमेशा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ सभी बच्चों को ये समझ आया होगा, और किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो ज़रूर मैसेज या आप जो है कमेंट कर सकते हैं। कुछ भी इशू होगा, कुछ भी प्रॉब्लम होगा, पूछ सकते हैं, ठीक है। और जिन्होंने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लेना, अच्छे से ये सॉल्यूशन बना लेना, और बाकी सब्जेक्ट के भी असाइनमेंट हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आपको मिलेंगे, तो बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। क्लियर है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ।